नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर गंगापुर और करौली बाईपास के निर्माण के लिए लगभग 963 करोड़ रुपए स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने जताया केंद्र सरकार का आभार। मुख्यमंत्री ने ली समीक्षा बैठक। राजस्व संग्रहण विकास कार्यों का आधार जीरो टॉलरेंस की नीति से राजस्व में हुई वृद्धि। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना में बढ़ाई आवेदन की तारीख। अब 12 अप्रैल तक किए जा सकेंगे आवेदन। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन के गंगापुर बाईपास और करौली बाईपास के निर्माण के लिए 963.37 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है, जिसकी कुल लंबाई 33.48 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी का धन्यवाद जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट कनेक्टिविटी विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप इस सौगात के लिए केंद्र सरकार का अभिनंदन। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जयपुर जिले के कोथुन में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के साथ जंक्शन से शुरू होता है और राजस्थान के धौलपुर जिले के पास समाप्त होता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों और कम मोड़ से बचने के लिए गंगापुर सिटी और करौली के बाईपास प्रस्तावित किए गए हैं। ये परियोजना दोनों शहरों में भीड़-भाड़ को कम करने में मदद करेगी, साथ ही सुचारू सुरक्षित यातायात प्रवाह और यात्रा के समय में पर्याप्त कमी सुनिश्चित करेगी। सड़क निर्माण को मिल रही दोगुनी रफ्तार। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कृत संकल्पित है डबल इंजन की सरकार। राजस्थान में 60,000 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। 6,000 करोड़ रुपए की लागत से होगा 21,000 किलोमीटर नॉन पैचेबल सड़कों का निर्माण। 500 करोड़ रुपए की लागत से 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में अटल प्रगति पथ का होगा निर्माण। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आगामी 2 वर्षों में पक्की सड़क से जोड़ी जाएंगी 1,600 बस्तियां। हम 53,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही हम प्रदेश में पहली बार 2,750 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की आवश्यक कदम भी हमने उठाए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्व संग्रहण किसी भी राज्य के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का आधार होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर चोरी सहित राजस्व लीकेज के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश की राजस्व आय में गत वर्ष की तुलना में 12.5% की वृद्धि हुई है। श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राजस्व संग्रहण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने, कर प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने और राजस्व लीकेज रोकने के साथ ही राजस्व लक्ष्यों का निर्धारण भी किया जाए। बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य की जीएसटी संग्रहण में पिछले साल की तुलना में 12% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्यमियों को जीएसटी, वैट और अन्य आवश्यक सभी विवरण उपलब्ध कराने के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम की घोषणा की है। बैठक में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आबकारी नीति में किए गए नीतिगत सुधारों से इस वर्ष आबकारी से राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 14% अधिक रहा है। उधर बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आईटी आधारित नवाचारों को बढ़ावा देने से राजस्व अर्जन में इस वर्ष 13% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ईश्वरानंद ब्रह्मचारी श्री उत्तम स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण बहुत सौभाग्य की बात होती है। श्रीमद् भागवत कथा से भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप का ज्ञान होता है और एक नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों, महंतों ने सनातन संस्कृति को दुनिया में आगे बढ़ाते हुए अपना जीवन जनमानस के लिए समर्पित किया है। श्री शर्मा ने युवा पीढ़ी का आह्वान किया कि कथा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें। उन्होंने इस अवसर पर भव्य आरती में सम्मिलित होकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना भी की। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश।
राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रुपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत के निर्देश पर विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना में आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 12 अप्रैल 2025 कर दिया है। छात्रों की मांग पर आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने और समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ये अनूठी योजना संचालित की जा रही है। आवेदक विभागीय वेबसाइट के प्रावधानों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी कोचिंग किए जाने हेतु अपने आवेदन एसएसओ पोर्टल द्वारा विभागीय सीएम अनुप्रीति कोचिंग आइकन पर क्लिक कर 3 अप्रैल 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में गुरुवार को गोपालन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गौशालाओं को भूमि आवंटन के नियमों में संशोधन पर राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के साथ विस्तृत चर्चा हुई। वर्तमान नियमों के अनुसार ग्राम पंचायतों में आश्रय स्थल खोलने में कठिनाई हो रही है। श्री कुमावत ने इस समस्या के निराकरण के लिए गौशाला अधिनियम 1960 के दिशा निर्देशों में कुछ लचीलापन लाने के निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर आश्रय स्थलों की योजना के नियमों में कुछ संशोधन किया जाए जिससे गौशालाएं खोलने में सुविधा हो और इनकी संख्या बढ़े। बैठक में जिला स्तरीय नंदीशाला योजना के संशोधित प्रारूप पर भी चर्चा हुई। मंत्री श्री कुमावत ने कहा कि वर्तमान में जिला स्तर पर नंदीशाला खोलने के लिए दी जा रही अनुदान राशि बहुत ही कम है, जिसकी वजह से नंदीशालाएं नहीं खुल रही हैं। इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने इसके लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। गौशाला विकास योजना के लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण कर उन्हें शून्य पर लाने का निर्देश भी श्री कुमावत ने अधिकारियों को दिए। बैठक में बताया गया कि अधिकांश लंबित मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। उधर जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने गुरुवार को आमेर उपखंड के मानपुरा माचेड़ी गांव में विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, वाचनालय सहित अन्य विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उन्होंने आमजन से संवाद किया और विकास कार्यों व व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का फीडबैक भी लिया। कलेक्टर ने पंचायत भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा अधिकारी से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में साफ सफाई, दवाइयों, चिकित्सकीय उपकरणों सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही कृषि पर्यवेक्षक से कृषक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग की ओर से 4 से 6 मई 2025 तक जयपुर में होने वाले 14वें द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2025 के संबंध में गुरुवार को शासन सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि राजस्थान और भारत को MICE के लिए अग्रणी गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के आयोजित होने वाली इवेंट GITB को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए आवश्यक तैयारी की जाए। उन्होंने कहा कि जयपुर में आईफा जैसे भव्य आयोजन सफलतापूर्वक किए जाने के बाद GITB का आयोजन बेहतरीन हो। आपको बता दें कि GITB का 14वां संस्करण 4 से 6 मई 2025 को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच 11,000 से अधिक विशिष्ट पूर्व निर्धारित B2B बैठकें आयोजित की जाएंगी। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।